इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज की सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर चीन पहले से ही शक के घेरे में था और अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद चीन की तरफ फिर उंगली उठ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इतना ही नहीं, चीन की मंशा इसे जैविक हथियार यानी कि बायो वेपन बनाने के तौर पर इस्तेमाल करने की थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया है। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से यानी 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश में लगा था। चीन की सेना 2015 से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश में थी। इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के बल पर लड़ा जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की आर्मी के साइंटिस्ट ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि सार्स वायरस में हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में कोरोना वायरस का नाम हालांकि कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन इसे पढ़ेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि इशारा किस तरफ है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि पिछले करीब 30 दिन बाद से पिछले 24 घंटे ऐसे गुजरे जब कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,317 मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 3,747 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 3,53,580 मरीज रिकवर भी हुए। एक दिन पहले देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,03,808 था और 4,092 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इसी तरह 3,86,395 मरीज रिकवर भी हुए। और अब आपको बताते हैं देश के उन 5 राज्यों का हाल जहां पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोविड मामले सामने आए। तमाम कोशिशों और पाबंदियों के बावजूद लिस्ट में नंबर 1 पर महाराष्ट्र ही बना हुआ है, जहां नए केसेस की संख्या 48,000 से ज्यादा रही। और कोरोना वायरस से देश भर में लड़ाई लगातार जारी है। कोरोना से जंग जीतने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक देश में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कई राज्यों ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया है। जहां वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है वहां भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज यूपी के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड और बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। यूपी की बात करें तो 18 जिलों में आज ये मिशन चलेगा और 17 नगर निगमों में, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा, जिनमें अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और शाहजहांपुर शामिल है। बेंगलुरु और पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड में भी 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हालांकि 1 मई से होनी थी, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से ये प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया। तो उत्तर प्रदेश में भी आखिरकार आज वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में भी आज ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। 18 जिलों समेत 17 नगर निगम में वैक्सीनेशन ड्राइव होना है। किस तरह से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रोसेस किया जाएगा, ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे साथ संवाददाता सैयद नजीर जुड़ चुके हैं। नजीर, आज क्या कुछ खास तैयारियां नजर आ रही हैं? चूंकि एक्साइटमेंट लोगों में भी काफी ज्यादा है खुद को वैक्सीनेट कराने के लिए, तो ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के वो कौन से अहम 18 जिले, 17 नगर निगम होंगे जहां ये ड्राइव किया जाएगा? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से यूपी में दायरा बढ़ाया गया वैक्सीनेशन का और आज से 11 और जिलों को शामिल किया गया है। इस वक्त हम नोएडा में हैं और आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ लाइनें लगी है, लोग क्यू में हैं। जाहिर सी बात है जिस तरह से केसेस बढ़े थे और पिछले कुछ दिनों में घटे भी हैं, लेकिन लोगों में ये जागरूकता ज़रूर है कि वो खुद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। आप लंबी लाइनें देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक ये लाइनें हैं। आज से नोएडा में 18 से 44 साल के लिए ड्राइव शुरू किया गया है और तमाम ऐसे लोग जो खुद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ ESIC हॉस्पिटल सेक्टर 24 नोएडा के बाहर लगी हुई है और तमाम वो लोग जो यहाँ पर वैक्सीनेट करना चाहते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो 45+ हैं, 60+ हैं, जो दूसरी डोज के लिए भी आए हैं और 18 साल के लिए भी, 18 से 44 साल के लिए भी हैं जो यहाँ वैक्सीनेट के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आज 18 से 44 साल के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों में जागरूकता बढ़ी है?
ये जागरूकता तो बड़ी ही है, लोग मरने वाले हो रहे हैं तो जाके भागेंगे ही लगाने के लिए। जागरूकता तो बढ़नी चाहिए और बढ़ भी रही है, और इससे बहुत लोगों को राहत भी मिलेगी। अगर नज़ीर, इनसे ये भी पूछिएगा कि ये किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं? क्या कोविन पोर्टल पर इन सभी ने रजिस्ट्रेशन किया? क्या सभी को अपॉइंटमेंट मिली, इसके बाद ही यहाँ पर पहुँचे? पहले लोग नहीं लगवा रहे थे और काफ़ी लोग इसी की तरफ भाग रहे हैं। आप ये बताएं, आप किस प्रोसेस से हैं? आपने जो कोविन जो ऐप है या वेबसाइट है उसके जरिए आपने बुक किया? सेतु से, हाँ, वो जो है ना, एक ऐप से बुक किया था मैंने। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए। हालांकि 18 से 44 साल के लिए भी आज से शुरू किया गया है, लेकिन काफ़ी लंबी भीड़ है, काफ़ी लंबी क्यू है और वो लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग जो नोएडा में, हालांकि नोएडा में 50 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ लोगों की काफ़ी लंबी लाइनें लगी है। प्रोसेस सबसे थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये बताएं, आपने कैसे अप्लाई किया इसके लिए वैक्सीनेट? तो इसमें 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आरोग्य सेतु एंड कोविन के थ्रू। तो आरोग्य सेतु में मैंने रजिस्टर करवाया, कोविन के थ्रू और स्लॉट बुक कराया मैंने नोएडा के लिए। अंकल आप बताएं, आप पहली बार वैक्सीनेशन के लिए आए हैं या आपका सेकेंड टाइम दे रहा हूँ, सेकेंड डोज दे रहा हूँ। तो पहले मैं फ्राइडे को आया था, बट फ्राइडे को नहीं था, आज बोल रहा है जब मिलेगा, तो इसलिए लाइन में खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो पहली बार भी आई थी, इतनी भीड़ थी या आज ज़्यादा भीड़ दिखी? उस दिन जो बिल्कुल बहुत कम था, आज जो आया था जो ऑनलाइन में सारे मिल जाएगा 45 प्लस, बट यहाँ पे मेंशन अभी देख रहा हूँ जब 18 प्लस दे रहा है, बट मुझे जो मालूम था जो 45 प्लस का ये था। दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं, 18 से 44 साल के और 45 प्लस के लोग भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल नज़ीर, और लोगों में उत्साह कितना है वैक्सीनेशन को लेकर ये हम देख सकते हैं। जो नोएडा के सेक्टर 24 से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना था और अभी से जहां तक लोगों की नजर जाएगी वहां तक ये लाइन नजर आती है, क्योंकि 18 प्लस वालों को यानी कि युवाओं को आज से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। अपडेट्स लेते रहेंगे नज़ीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको मुंबई का हाल दिखा देते हैं। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज फिर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज बीकेसी में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है और ऐसे में 45 साल से ज्यादा उम्र के कई लोग दूसरी डोज लेने पहुंचे, लेकिन इन्हें वापस भेजा जा रहा है और इसीलिए लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। मुंबई के बीकेसी इलाके में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में आज भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए किस तरह से सुबह से लोग घंटों से धूप में खड़े हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आए हैं कि उनका भी नंबर आएगा और वो वैक्सीन लगवाएंगे। काफ़ी दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं और हज़ारों की संख्या में पहुंचे हैं। यहाँ पर इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर महानगर पालिका की तरफ से बाकायदा एक नोटिस भी लगाई गई है और उस नोटिस में इस बात की जानकारी दी गई है कि आज जो है सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग पहुँचे हैं जो कि 45 प्लस के हैं और उन्हें शनिवार को ये कहकर भेजा गया था कि सोमवार को उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार को आए, उनका रजिस्ट्रेशन था। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से आए और काफ़ी परेशान। आप देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं लेकिन बेहद परेशान हैं। यहाँ पर आज भी अफरा तफरी का माहौल है। लोगों से बात करते बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका रजिस्ट्रेशन आपको बुलाया गया था? सर मैं चेंबूर से आया है। शनिवार को 3 घंटे यहाँ लाइन पे खड़ा रहा और लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आसनगांव, वीरार, दहीसर, मीरा रोड से आके 5:30 बजे इधर मैं लाइन पे खड़ा हूँ और ये बीएमसी ऑफिसर को मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप अगर आज ये नहीं दे रहे हो तो आपने कोई पब्लिक को ऑथेंटिक अलाउंस किया है क्या? कोई ऑथेंटिक अलाउंस नहीं। लोग 4-4 घंटे से खड़े। आप कहाँ से आए हैं? हम शांताकुज स्टेशन से आए। आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको बुलाया गया था? लगता नहीं है, लगाते हैं तो फोन लगता नहीं है, यहाँ पर आते हैं तो कोई जवाब देता नहीं है। सीनियर सिटीजन का हमको बोला था कि 6 हफ्ते के बाद में आना, तो 6 हफ्ते के बाद 7 हफ्ता भी हो गया, अभी 8 हफ्ता भी हो जाएगा। उसके बाद में रस्सी लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा मीनिंग का। सर देखो, आज 10 तारीख का अपॉइंटमेंट दे रहे तो हम लोग सैटरडे का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया? आज उनका पास वैक्सीन है तो हमारे लिए वैक्सीन क्यों नहीं? तो आज का जो अपॉइंटमेंट को उनको आदमी बुलाना चाहिए था ना, उनको आज ले रहे, हम लोग को कभी मिलेगा फिर? ये बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन था आंटी? यहाँ पर पहला डोज में ले लिया है, मेरा उनका ऑपरेशन हो गया एक्सीडेंट में, मुझे खड़ा नहीं रह सकता है, फिर भी ये लोग मुझे लेके आया। मुझे कोई तो लेके आने को चाहिए, लेके आया तो अभी डोज नहीं, वापस जाना पड़ेगा।
लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। दरअसल जिन लोगों को सेकेंड डोज चाहिए थी उनको आज बुलाया गया था। 45 साल की उम्र के जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था सोमवार के दिन, लेकिन यहाँ पहुँचने पर यह पता चला कि दरअसल आज सिर्फ जो 18 से 44 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें पहली डोज दी जाएगी। सिर्फ उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है और बाकायदा यहाँ पर एक नोटिस लगाया गया। आपको नोटिस भी दिखाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ वी विल बी वैक्सीनेटिंग ओनली 1000 बेनिफिशरीज बिलोंगिंग टू 18 to 44 ईयर्स कैटेगरी विथ टुडेज अपॉइंटमेंट, यानी कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए ही वैक्सीनेशन यहाँ पर आज किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि जिन लोगों को आज बुलाया गया था वो लोग कहाँ जाएं, उनके लिए जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का अंत कहाँ होगा। फिलहाल आप देखिए 18 से 44 साल की उम्र के भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कई उम्रदराज लोग भी पहुँचे हैं यहाँ पर। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं कांदीवली से आ रहा हूँ, लगातार 2 दिनों से आ रहा हूँ। सैटरडे को भी आया था और मंडे को भी आया। अभी आने के बाद बता रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए लॉकडाउन का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। कई राज्यों में आज से नई सख्तियां लागू होंगी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन चला आ रहा है, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज भी बंद करने का फैसला किया। यानी कि आज से लेकर नेक्स्ट मंडे तक, अगले सोमवार तक दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। बाकी सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टैक्सी चालू रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो वहीं यूपी की बात करें, यहाँ लॉकडाउन में वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले से होती आ रही थी और इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो हरियाणा में लॉकडाउन हफ्ते भर के लिए बढ़ाया गया है। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। रुक करते हैं, गोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, खासतौर पर दिल्ली में लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर लोगों में दुविधा है कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस इस बार बढ़ता गया है। मेट्रो एसेंशियल सर्विस के लिए जो लोग आते जाते थे वो इस्तेमाल करते थे, इसके बंद हो जाने से उन्हें भी दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल पहले भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए ही मेट्रो चलाई जा रही थी, लेकिन इस बार और स्ट्रिक्टनेस करते हुए मेट्रो को बंद कर दिया गया है। जो शादी समारोह में पहले लोगों को शामिल होने की इजाजत थी और शादी के लिए बाकायदा बैंक्वेट और होटल में हो सकती थी, लेकिन अब उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। सिर्फ घर में शादी होगी, बाहर अपने घर की कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। कोई बैंड बाजा कोई भी चीज शादी में शामिल नहीं हो सकती है। सिर्फ घर के अंदर या कोर्ट में 20 लोग जाकर शादी कर सकते हैं। तमाम रिस्ट्रिक्शन इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी रेट अब धीरे धीरे कम हो रहा है और केजरीवाल सरकार अब ये पूरी कोशिश कर रही है कि अगले 1 हफ्ते में और ज्यादा सुधार किया जाए और कोशिश की जा रही है कि केसेस को 10 या 5000 से नीचे लाया जाए, ताकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं फायदा करे। क्योंकि पहले जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, पहले जो 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, उससे ज्यादा तौर पर दिल्ली को फायदा हुआ है। जो मरने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, केसेस कम हुए हैं और अब से सरकार चाह रही है कि और सख्ती ज्यादा अपनाई जाए, ताकि जो रिजल्ट पहले के 3 हफ्ते के लॉकडाउन में आया है वो अब इस अगले 1 हफ्ते के लॉकडाउन में ज्यादा देखने को मिले। बिल्कुल भी मेट्रो में कोई ट्रैवल नहीं कर पाएगा और जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उन्हें दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे डीटीसी बस या फिर प्राइवेट कैब या फिर अपने व्हीकल का वो ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए दिक्कतें हैं क्योंकि कई मेडिकल स्टाफ, कई एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें तो परेशानी है ही। लेकिन इस वक्त सरकार चाह रही है कि कैसे भी इस चेन को तोड़ा जाए, जिस चेन को पिछले 3 हफ्तों में तोड़ने की कोशिश की गई है, अगले 1 हफ्ते में और ज्यादा कामयाबी मिले, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। बिल्कुल गोनिका, पिछले 3 हफ्ते में जो मामूली गिरावट आई है कोरोना के ग्राफ में, ऐसे में और सख्ती लगा दिए जाने के बाद अगर कड़ाई से वाकई इसका पालन होगा तो इसका फायदा भी दिल्ली वालों को ही मिलेगा। बने रहेगा हमारे साथ। एक और अपडेट जो इस वक्त कोरोना केसेस के बीच उत्तराखंड में भी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई तक के लिए यहाँ भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। सिर्फ फल और सब्जियां, डेयरी की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि बाकी सभी दुकानें, मॉल्स, जिम और थिएटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत आज एक बार फिर से देश में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ऑक्सीजन सप्लाई पर यह सुनवाई करेगी। तो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रोजाना 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली को 415 मेट्रिक टन ऑक्सीजन से ज्यादा की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की जो मांग रखी है वो ओवर एस्टिमेशन है। इसी बीच
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 12 सदस्यों वाला एक नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। इस टास्क फोर्स के जरिए देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। अब आज एक बार फिर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि आज कोर्ट ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। गोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, रुक करेंगे गोनिका का। गोनिका, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट लग रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन ये असमंजस क्यों? केंद्र ने अब दावा किया है कि जो 700 मैट्रिक टन का आंकड़ा है ये तो ओवर एस्टिमेटेड है। देखिए, बिल्कुल उसी चीज के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है कि नेशनल टास्क फोर्स से डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जिस राज्य को भी जितनी मांग है वो उस नेशनल टास्क फोर्स से संपर्क कर सकता है और उसी के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में सभी राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का होगा। इसके अलावा दवाइयों की तमाम जो इंजेक्शन कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारी चीजों का ध्यान भी नेशनल टास्क फोर्स करेगी। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक दिन मिली है और बार बार दिल्ली सरकार के मंत्री ये बार बार ट्विटर के जरिए या फिर अलग अलग माध्यमों से ये कह रहे हैं कि उन्हें 700 मीट्रिक टन उसके बाद नहीं मिली है। जाहिर तौर पर इस चीज को भी आज कोर्ट में उठाया जाएगा, क्योंकि पिछली जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख में ये कहा था कि 700 मीट्रिक टन का जो आदेश पहले दिया गया है उस आदेश को तो कैसे भी पूरा किया जाए। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक जो मनीष सिसोदिया ने भी जिस तरह ट्वीट किया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिली है, इस मुद्दे को जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार आज फिर से कोर्ट में उठाएगी। हालांकि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वो तो अब अपने काम साथ साथ करती रहेगी। 6 महीने के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगले हर 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना है इस नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से। लेकिन आज जिस मामले पर सुनवाई होगी वो जाहिर तौर पर पूरे जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारी एसेंशियल सर्विसेज को लेकर कोरोना के टाइम पे, वो सारी चीजों को आज ध्यान में रखा जाएगा। और पहले क्योंकि सिर्फ दिल्ली की बात हो रही थी, अब बाकी के राज्य भी आ रहे हैं, अब बाकी के राज्यों की भी सुनवाई कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश ने भी दावा किया है, ऑक्सीजन की मांग की है, अलग अलग राज्यों ने ऑक्सीजन की मांग की है केंद्र से। इस बीच दिल्ली की जो संकट है, समस्या है, वो नेशनल टास्क फोर्स से क्या सॉल्व हो पाएगी, देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है और केंद्र ने जो बातें कही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाब मिलता है। गोनिका, अपडेट्स आपसे दिन भर लेते रहेंगे, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक तरफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाए जाने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी कॉन्ट्ररी और शॉकिंग खबर भी दिल्ली से ही आई है, जहां ऑक्सीजन संकट के बीच केजरीवाल सरकार के एक मंत्री ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं। केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी और अपने पसंद के लोगों को ऑक्सीजन बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में केजरीवाल के मंत्री को आज दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब भी देना है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरफ जहां इमरान हुसैन को आज कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, तो वहीं केजरीवाल सरकार से भी इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दावा किया गया कि इमरान हुसैन ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, वो ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि इमरान हुसैन अपने घर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की होर्डिंग करके बैठे हैं और वहीं से वो आम लोगों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सीधा अस्पतालों को पहुंचाई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे में आज दिल्ली हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। तो अब रुख असम का कर लेते हैं। असम में आज हेमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार असम में बनने जा रही है। कई दिनों तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार रविवार को गुवाहाटी विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगी और उनका नाम तय होते ही पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी अपने पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम में बीजेपी की जीत का हीरो माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। 2001 में पहली बार विधायक बने हेमंत बिस्वा शर्मा का रिकॉर्ड है कि वो हर बार मंत्री भी रहे हैं। पहली बार वो तरुण गोगोई मंत्रिमंडल में मंत्री बने, उसके बाद से वो लगातार मंत्री रहे और इस बार बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आखिरकार हफ्ते भर की माथापच्ची के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे, बीजेपी के नेता होंगे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आज उनके साथ वहां पर कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ डिटेल्स हैं?
ये राष्ट्रीय नेताओं में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम जा चुके हैं और वहां पे आज वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। के अलावा आप बड़े नेताओं की जैसे बात कर रहे हैं तो अमित भाई या कोई और बड़े नेता नहीं होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के लिहाज से, पार्टी संगठन के लिहाज से सबसे बड़े नेता हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो लगभग माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1.5 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में। और उसमें से 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो कि एलाइज के लोगों को भी दी जाएंगी वहां पे, जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। असम बीजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास, ये तय माना जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। तो ये सारा होमवर्क जो है पार्टी का वो लगातार चल रहा है और आज वो शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे आज हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। तो दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल नहीं, आज इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे जो शपथ ग्रहण आज करेंगे। और देवेंद्र जो अपडेट्स दे रहे थे कि जेपी नड्डा वहां मौजूद रह सकते हैं, अमित शाह के जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है और एलआई नेता के भी 4-5 जो सदस्य हैं वो मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लगातार अपडेट्स दिन भर के आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया देवेंद्र फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संकट के बीच यूपी के बदायूं से हैरान करने वाली खबर आ रही है, पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।